अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 को सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस इजाज़ुल एहसन कर रहे थे, उस बेंच की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देते हुए कानून के सेक्शंस 21D1, 21D2 और 59 के सब्स क्लास 4 को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया था। इस फैसले के ख़िलाफ़ नाज़रीन वफाकी हुकूमत की तरफ से और वफाकी वजारतों की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। उन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया है। अब ये जो आज फैसला महफूज हुआ है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ से ये बताया गया है कि रवां हफ्ते इन इंट्रा कोर्ट अपीलों का जो मुख्तसर फैसला है वो 7 रुकनी बेंच की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। अब मुमकिना तौर पे 7 रुकनी बेंच का फैसला क्या होगा? आज की समाअत के दौरान इस फैसले के हवाले से एक जज ने क्या इशारा दिया है, 5 दिन पहले क्या डेवलपमेंट हुई है और फैसले में जिस शर्त का इम्कान है वो शर्त कैसे दो धारी तलवार साबित हो सकती है। तो एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक वीडियो है, उस वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा को निशाना बनाया गया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जब 9 मई 2023 का इंसिडेंट हुआ, जिसे आज कमरा अदालत में दरख्वास्त गुजारों की तरफ से भी कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख़ का भयानक ये सानिया था और जिसने भी ये जुर्म किया है, हसान नियाज़ी के वालिद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी कमरा अदालत में कह रहे हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ होनी चाहिए। लेकिन उनका एतराज़ ये था कि ये ट्रायल जो है वो सिविल अदालतों में होना चाहिए, ना कि मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। जब नाज़रीन सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई थीं, तो उसमें आपको याद होगा कि लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, उमरता बंदयाल साहब के चैम्बर में गए थे और चैम्बर में जाने के बाद उमरता बंदयाल साहब ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। लेकिन जब वो 9 रुकनी बेंच आकर बैठा था तो इब्तिदा में ही काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब उस बेंच में बैठने से इनकार करके एक पोजीशन लेके अपना मौक़िफ़ दे के उस बेंच से चले गए थे। तो बाकी 7 रुकनी बेंच रह गया था। तो उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब पे एतराज़ हुआ। हुकूमत ने एतराज़ उठाया कि मंसूर शाह साहब उनके रिलेटिव हैं, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, वो भी बेंच में ना बैठें। तो मंसूर शाह साहब भी बेंच से ख़ुद को एक्सक्लूड कर गए थे। पीछे 6 रुकनी बेंच बैठ गया था। जब 6 रुकनी बेंच उन दरख्वास्तों पर समाअत आगे लेके चल रहा था, तो जब वो फैसला अनाउंस होने का मरला करीब आया तो जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट का दिन आ गया। जस्टिस उमरता बंदयाल रिटायर्ड हो जाते हैं 16 सितंबर 2023 को और 17 सितंबर 2023 को काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बन जाते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बनने के बाद इन दरख्वास्तों पे कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, इस पर नया बेंच नहीं बनाते। बाकी जो 5 रुकनी बेंच रह जाता है, बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद वही बेंच काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब वो बेंच बैठता है, ग़ालिबन एक समाअत करता है और एक समाअत करने के बाद उस बेंच की तरफ से 23 अक्टूबर 2023 को उन दरख्वास्तों को एक्सेप्ट करके ये कह दिया जाता है कि सिविलियन को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते। तो उसके बाद नाज़रीन इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर होती हैं, जिसमें वफाकी वजारतें भी हैं, वफाकी हुकूमत भी है और बलूचिस्तान से भी एक वो शोधा की तंजीम है, वो भी है। ये दरख्वास्तें जब दायर होती हैं तो पहली समाअत 13 दिसंबर 2023 को होती है और पहली समाअत पर जो 23 अक्टूबर 2023 का फ़ैसला था उसे 6 रुकनी बेंच, जिसको जैसे सरदार तारिक मसूद हेड कर रहे थे, वो उसको सस्पेंड कर देते हैं। जब नाज़रीन 23 अक्टूबर का फैसला सस्पेंड होता है तो बाकायदा तौर पे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है। फ्री कैन को नोटिस हो जाते हैं,
जवाद ख्वाजा को, एतजाज़ एहसन को, लतीफ़ खोसा को, सलमान अकरम राजा को, फैसल सदीकी जो कि सिविल सोसाइटी के वकील थे, तमाम जितने मुतल्लिका फ़रीक़ैन थे उनको नोटिस करके समन कर लिया जाता है। अब जब 13 दिसंबर 2023 से प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है तो अभी 8 समातें रेगुलर 6 रुकनी बेंच कर रहा होता है, उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव आता है, बेंच पे एतराज़ होता है, नया बेंच बनता है। इस दौरान आइनी तरमीम हो जाती है। 8 समातों के बाद आइनी तरमीम होती है और फिर नया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। और वो जो नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वाला बेंच है वो 48 समातें, आज 48वीं समात थी और इस केस का फैसला महफूज किया गया, यानी मजमूई तौर पर 56 समातें हुई। अभी नाज़रीन 56 समातों की अगर हम बात करें तो जो पहला फैसला था 23 अक्टूबर का, उसमें यह डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि उन दरख्वास्तों में आइन के आर्टिकल 83 को के हवाले से जो हुकूमत के दलाइल थे, अटॉर्नी जनरल साहब के मुताबिक उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, आप हमारे इस वीडियो लॉग को एक्सप्लेनर भी समझ सकते हैं। आइन का आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं जो इस चैप्टर में आइन का आर्टिकल 8 में दिए गए हैं, उसमें यह कहा गया है कि बुनियादी हकूक़ जो है वो बालातर होंगे। आइन के आर्टिकल 8 में कहा गया है कि बुनियादी हकूक़ को जो है आप झुटला नहीं सकते। लेकिन इसी आइन के आर्टिकल 8 के सबस्क्लास 3 में कहा गया है कि लेकिन जो आर्म फोर्सेस से मुतल्लिक जो कवानीन हैं, जब वो कवानीन आ जाएंगे तो उन कवानीन के मामलात पे, लिटिगेशन के मामले पे बुनियादी हकूक़ का इतलाक़ नहीं होगा। तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने नुक्ता ये रखा कि हमारी इस दलील को एक्सेप्ट कर लिया गया कि जहाँ पे आर्म फोर्सेस के कवानीन आएंगे और प्रोसीडिंग आएगी, कार्रवाई आएगी, बुनियादी हकूक़ की वहाँ पे बात नहीं हो सकती। बुनियादी हकूक़ के टचस्टोन पे आप सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ख़त्म नहीं कर सकते। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर के फैसले में एडमिट किया। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब का यह कहना था कि एक तरफ तो हमारा 8(3) वाला आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ आइन का आर्टिकल 8 का सबक्लास 5 जो है, जो ये कहता है कि इस आर्टिकल 8 में जो दिए गए बुनियादी हकूक़ हैं वो उस वक्त तक मुअत्तल नहीं हो सकते जब तक आइन उसको वाज़े तौर पे एक्सप्रेस ना करे। तो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आइन के आर्टिकल 8 के सबक्लास 5 के तहत फैसला हमारे खिलाफ दे दिया गया, लेकिन इस आर्टिकल के मामले पे झैली जो आर्टिकल है 5 के मामले पे दलाइल ही नहीं लिए गए, नोटिस ही नहीं दिया गया। तो ये उन्होंने दलील रखी। अब ये जो उनकी दलील है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले में कहा गया था कि ये जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है इसमें फेयर ट्रायल नहीं मिलता। अब आर्टिकल 10A जो है फेयर ट्रायल के हवाले से है, बाकी प्रोसीजर के हवाले से है, लीगल रिक्वायरमेंट के हवाले से है, उस पर 23 अक्टूबर का फैसला आया। तो आज 56 समातों के बाद अदालत ने फैसला जो है महफूज कर लिया है। लेकिन फैसला महफूज होने से पहले नाज़रीन एक इशारा भी अदालत की तरफ से दिया गया। आपको याद होगा नाज़रीन, ईद उल फितर के बाद जब इंट्रा कोर्ट अपीलों पे सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई थी, तो बेंच की तरफ से कहा गया था इस केस में हमने अटॉर्नी जनरल साहब को भी सुनना चाहते हैं और कुछ हमारे जहन में सवालात हैं, वो सवाल अदालत की तरफ से बताए गए कि इन सवालात पे अटॉर्नी जनरल आके जवाब दे दें। अब वो सवालात थे 21 अक्टूबर 2023 को जो अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त के 6 रुकनी बेंच को जो यकीन दहानी करवाई थी। तो जब अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब किया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब ने अदालत को ये बताया कि पैगाम ये दिया है अटॉर्नी जनरल साहब ने कि जैसे ख्वाजा हारिस साहब जवाबुल जवाब में अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे तो अटॉर्नी जनरल साहब 20 से 25 मिनट में अपने दलाइल जो सवालात आपने पूछे हैं आपके सवालात का जवाब दे देंगे। तो ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल मुकम्मल किए थे और उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल देने थे। ऊपर से ये इंसिडेंट हो गया, पाक भारत कशीदगी, पहलगाम का वाक़या और फिर नहरों के ऊपर जो सूबों के इंटरनल लड़ाई चल रही थी। तो अटॉर्नी जनरल साहब अदालत में पेश तो हुए, लेकिन उनकी तरफ से मोहलत मांगी गई कि मुझे तैयारी के लिए इन मामलात के हवाले से अदालत की मामलत करने के लिए 1 हफ़्ते का वक्त दिया जाए। तो 1 हफ़्ते का अदालत ने वक्त दे दिया। आज नाज़रीन जो 4 जजेस ने मुख्तलिफ पैराए में जो सवालात अटॉर्नी जनरल से पूछे वो थे राइट ऑफ अपील के हवाले से,
और जो ईद उल फितर के बाद फौरी तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाने का फैसला किया गया था, उस रोज़ भी अदालत ने ये बात की थी कि 21 अप्रैल 2023 को अदालत के सामने जो ऑर्डर लिखा गया था, अटॉर्नी जनरल साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि 9 मई के मुल्ज़मान जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा उनको राइट ऑफ अपील दी जा सकती है। इस हवाले से वो हदायत लेंगे। तो आज अदालत का जो फोकस था वो राइट ऑफ अपील के हवाले से था। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया, जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल किया, बेंच के सरबराह जस्टिस उम्मीदुल खान ने राइट ऑफ अपील के ऊपर बात की और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी राइट ऑफ अपील के हवाले से ऑब्जर्वेशन दी। जैसे जमाल खान मंदुखेल का यह कहना था कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया राइट ऑफ अपील देने के लिए। मंदुखेल साहब ने कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें जो सिविलियन साइड के ऊपर जो केस चलता है सिविल अदालत में, वहाँ पर राइट ऑफ अपील है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चले तो वहाँ पर राइट ऑफ अपील नहीं है। तो ये एक तजाद है। और फिर मंदुखेल साहब ने कहा कि पिछले हफ्ते, अब वो 5 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं और 6 दिन भी हो सकते हैं, मैंने थंबनेल पे 5 दिन लिखा है। मंदुखेल साहब ने कहा कि पिछले हफ्ते हमने बुनियादी हकूक़ के हवाले से राइट ऑफ अपील के हवाले से एक फ़ैसला दिया है और मंदुखेल साहब ने कहा कि उस फैसले में हमने ये डिक्लेयर किया है कि जो राइट ऑफ अपील है वो फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट को आप छीन नहीं सकते। ये जो नाज़रीन बात की ना मंदुखेल साहब ने, और एक हफ्ते पहले ये फैसला अदालत दे चुकी है, ये फैसला लिखा जा चुका है 1 हफ्ता पहले। इसका मतलब ये है कि जब अब ये फैसला अदालत लिखेगी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से, अगर इसमें कोई तकसीम आती है तो वो जो फैसला है वो फैसला इस बेंच के ऊपर बाइंडिंग होगा। कोई भी फैसला देते वक्त अदालत उस फैसले को ज़रूर सोचेगी कि क्या यहाँ पे राइट ऑफ अपील है, मिलिट्री का सिविलियंस कोर्ट में मिलिट्री का ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी ऑब्जर्वेशन दी, क्योंकि अदालत ने जब ये कहा अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्या ये अदालत आप ये कह रहे हैं कि राइट ऑफ अपील के हवाले से पार्लियामेंट को ऑब्जर्वेशन दे दे, पार्लियामेंट को डायरेक्शन दे दे, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उनसे ये पूछा कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कितने फ़ैसले दिए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ऑब्जर्वेशन दी है कानून साजी के हवाले से। तो वो नाज़रीन चंद जो फ़ैसले थे वो कमरा अदालत में गिनवाए गए, बताए गए। उसमें जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाला केस भी था, फ़ैसला भी था, मंसूर शाह साहब ने फ़ैसला लिखा था। तो उसमें भी अदालत ने कहा, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि उस फैसले में बाजवा साहब की जो तौसीक़ का फ़ैसला था उसमें एक कंडीशन रखी गई थी। वो कंडीशन नाज़रीन 2 धारी तलवार थी। वो कंडीशन क्या थी कि 6 माह के अंदर आप कानून साजी कर लें और 6 माह तक जनरल बाजवा अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे। बसूरत दीगर अगर कानून साजी पार्लियामेंट नहीं करती तो फिर आप अपना नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दीजिएगा, जनरल बाजवा अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे। तो बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि आज जो इस केस का फ़ैसला महफूज किया गया है, अदालत का जो फोकस था राइट ऑफ अपील के हवाले से, और इसी केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी कहा था कि ये आखिर में मलबा हमारे ऊपर गिराएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि सिनेरियो ये बन रहा है, मुमकिन फ़ैसला ये बन रहा है कि मौजूदा हालात में जिस तरीके से मिलिट्री अमलाक को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, ये मेरा एक अंदाज़ा है, ये गलत भी हो सकता है। फ़ैसला बेंच ने लिखना है, फ़ैसला बेंच ने सुनाना है। ये मैं आपको जो मेरी अपनी रीडिंग है वो आपके सामने, और जो आज अदालत के रिमार्क्स है उसकी रोशनी में आपके सामने ये एक पॉसिबिलिटी रख रहा हूँ कि फ़ैसला होगा कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल ठीक है, वो करें। ख़ास हालात में तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि मिलिट्री अमलाक को टारगेट किया जाए, लेकिन जिन मुल्ज़मान को आपने ट्रायल किया है उनको आप राइट ऑफ अपील देंगे और पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट ये कानून साजी करेगी, राइट ऑफ अपील देगी, लेकिन साथ में ये ऑब्जर्वेशन दे के शायद ये कंडीशन भी रखी जाए, अगर पार्लियामेंट ये राइट ऑफ अपील 9 मई के मुल्ज़मान को नहीं देती तो इस सूरत में 6 माह का शायद वक्त हो, जैसे जनरल बाजवा के एक्सटेंशन में 6 माह की मोहलत दी गई थी। अगर राइट ऑफ अपील नहीं दी जाती तो इस सूरत में जो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हुआ है, जो प्रोसीडिंग हुई है, जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ दी गई हैं, वो तमाम सज़ाएँ ख़त्म। फिर ये केसेस सिविलियन कोर्ट में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में सुने जाएंगे, वहाँ पे इनकी समाअत होगी। तो बज़ाहिर तो नाज़रीन ये लग रहा है कि मुमकिन तौर पे अदालत का फ़ैसला ये हो सकता है। तो लेकिन जाने से पहले मैं आपको कहता जाऊँ कि ये मेरा अपना एनालिसिस है, मेरी अपनी रीडिंग है।
अब नाज़रीन 9 मई के हवाले से आपको ये भी बता दें कि आज ATC अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के 20 मुलजमान को 6-6 माह सज़ाएँ दी हैं और 25,000 का जुर्माना भी किया है। और ये सज़ाएँ मुलजमान के एतराफ़ जुर्म करने पर इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत की जानिब से सुनाई गई हैं। अब नाज़रीन आपको बता दें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ख़बरें। एक तो नाज़रीन आप जानते हैं कि कल मंगल का दिन है और मंगल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अपने पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन होता है। तो जो नाज़रीन 6 लोगों की लिस्ट जमा करवाई गई है, उसमें सबसे पहले जो नाम है, जो इंतज़ार पंजोता साहब ने फ़हरिस्त तैयार की है, उसमें सलमान अकरम राजा साहब का नाम है। दूसरे नंबर पे बैरिस्टर गौहर का नाम है। मेरी नज़र में बैरिस्टर गौहर का नाम टॉप पे होना चाहिए था, वो पार्टी के चेयरमैन हैं, और राजा साहब का नाम दूसरे नंबर पे होना चाहिए था। अब तीसरे नंबर पे सलमान सफदर साहब का नाम है, वो खान साहब के वकील हैं। लेकिन मेरी नज़र में तीसरे नंबर पे खान साहब के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का नाम होना चाहिए था। चौथे नंबर पे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का नाम है, तो मेरी नज़र में चौथे नंबर पे बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम होना चाहिए था। उसके नीचे सलमान सफदर और नईब हैदर पंजोथा का नाम होना चाहिए था। लेकिन ये फ़हरिस्त आज जमा करवा दी गई, लेकिन देखना ही होगा कि कल क्या ये मुलाकातें हो पाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, तौहीन अदालत के हवाले से उस पर भी देखना होगा। लेकिन नाज़रीन पिछले कई अरसे से ये देखा जा रहा है कि PTI के लोग लिस्ट देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में, जैसे डोगर साहब के लार्जर बेंच का फ़ैसला था, लेकिन PTI के लोगों की मुलाकातें नहीं होती। जो लिस्ट आती हैं उसके मुताबिक मुलाकातें नहीं होती। उससे हट के फैसल चौधरी साहब और बाकी लोग जाते हैं और जाके मुलाकात करके आ जाते हैं। इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं होती, लेकिन बुशरा बीबी साहबा की फ़ैमिली के लोगों की मुलाकात हो जाती है। लेकिन आज एक ट्वीट भी किया गया है। उस ट्वीट में एक ऑडियो जो है पब्लिक की गई है, और वो ऑडियो नाज़रीन दरअसल वो ट्वीट किया है इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब ने। अब वो ट्वीट किया है नाज़रीन, मैं ट्वीट आपको सुनाना चाहूँगा, सिर्फ 34 सेकंड का क्लिप है, ये सुने। कुछ नहीं है। अच्छा की होएगा? कुछ नहीं होना। की हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होते रहता है। जो तू चाहना है वो नहीं होना। जो तू चाहना है वो नहीं होना। हो नहीं जाता, करना पैंदा है। हो नहीं जाता, करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा है। सुख ਲਈ दुख भी झरना पैंदा है। हक दी खातर लड़ना पैंदा है। वाह वाह। जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा है। वाह वाह। नाज़रीन इस ट्वीट में जो कि फैसल चौधरी साहब ने की है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को टारगेट किया है और उन्हें ये कहा गया है कि आप जो कह रहे हैं कि लोग आपकी आवाज़ पे नहीं निकलते, पहले आपको लाहा अमल देना पड़ेगा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का, उसके बाद फिर आप इस किस्म की बातें जो है वो नहीं कर सकते। आप लाहा अमल दें कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को आप कैसे जेल से रिहा करवाएंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।